नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, जानकारी और पिछले कई दिनों से जो कयास चल रहे थे उन सब पे विराम लगते हुए आज कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा विभागीय शिक्षकों की टीईटी परीक्षा को लेकर अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत सारे प्रश्न जिनके उत्तर अभी आने शेष हैं, लोग उत्तर खोज रहे हैं, तो संभवतः हम ये मान के चलते हैं कि अगले 1 या 2 दिन में लोक शिक्षण संचालनालय से भी इस संबंध में कुछ निर्देश और भी प्राप्त हो जाएंगे। अब साथियों, सबसे पहला प्रश्न, किनकी परीक्षा होगी, किनकी नहीं होगी। तो ये जो बात मैं भी आपसे कर रहा हूं, ये मेरे बुद्धि विवेक से मैं कर रहा हूं। जो तथ्यों को मैं विगत कुछ माहों से सुन रहा हूं उनके आधार पर कर रहा हूं कि जो भी शिक्षक साथी 2009 से पहले प्राथमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए हैं, उन सभी को पात्रता परीक्षा तो देनी है। तो अब ये जो अभी विज्ञापन आया है, इसमें किन लोगों को देनी है, किन को नहीं देनी है, अभी फिलहाल के लिए उसका स्पष्टीकरण 1-2 दिन में मिल जाएगा, या 2009 से पहले वाले सभी का आवेदन इसी में हो जाएगा और परीक्षा फिर चलती रहेगी। जो डेट दी है वहां से फिर परीक्षा आगे की ओर चलेगी। तो मतलब हम ये मान के चलें कि परीक्षा सभी को देना है। तो अब जो भी कयास लग रहे थे उन सबको छोड़ दें और अपनी थोड़ी बहुत तैयारी में भी, तैयारी विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग निरंतर अपनी कक्षाओं में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट से परिचित हैं, अपने विषय पर प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं, तो वही हमारी तैयारी है। लेकिन फिर भी कुछ तथ्य जो परिवर्तन जिनमें हुआ, उन चीजों को एक बार दोहराने की आवश्यकता है। तो वो आप शुरू करें और बहुत ही मनोयोग से हम इस परीक्षा को देंगे और जो 60% अंक हमें लाने हैं वो भी हम लेकर आएंगे। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी जो मुख्य डेट्स हैं वो क्या क्या हैं। आवेदन भरने की जो तिथि है वो है 21 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगी और 4 सितंबर तक चलने वाली है। यदि आवेदन भरते समय कोई त्रुटि हो गई है तो संशोधन हो जाएगा 21 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक। और परीक्षा दिनांक और दिन, तो इसमें जो दिन दिया है वो है 12 अक्टूबर 2026 से। तो साथियों, इसे ऐसा मान के चलें कि ये जो महाकुंभ प्रारंभ हो रहा है उसका पहला शाही स्नान 12 अक्टूबर को होगा और इसके बाद जितने आवेदन आएंगे उसके अकॉर्डिंग 2-2 शिफ्ट में परीक्षा चलने वाली है। तो 2-2 शिफ्ट में जितने बैठ पाएंगे, जो परीक्षा शहर 10, 12, 15 बने हुए हैं व्यापम कर्मचारी चयन मंडल के, तो उनके आधार पर जितने एक दिन में परीक्षा दे पाएंगे, जो शेष बचेंगे वो अगले दिन। तो ये फिर महाकुंभ लगभग 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जितनी आवेदन संख्या होती है उसके आधार पर चलता रहेगा और शाही स्नान हमारे सबके होते रहेंगे। तो इस प्रकार से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी 12 अक्टूबर से। पहला शाही स्नान 12 अक्टूबर को होगा। किसको किस घाट पे स्नान लेना है तो वो उसके प्रवेश पत्र में लिखा आएगा। सेवारत शिक्षकों के लिए है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, नए लोगों के लिए ये नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज जोड़ी गई है कि जो अशासकीय विद्यालय में भी यदि कार्य कर रहे हैं तो पात्रता परीक्षा के रूप में वो भी इस परीक्षा को दे सकते हैं, केवल पात्रता परीक्षा। वो इसमें इसे नियुक्ति के लिए दावा इससे नहीं कर पाएंगे। और एक और खुशी की बात, यहां पर जो परीक्षा शुल्क है वो लगभग क्या 1000 रुपये ही है। तो 1000 रुपये तो हो जाएगा परीक्षा शुल्क आपका, और 60 रुपया कियोस्क वाला लेगा यदि आप कियोस्क से डालते हैं। और यदि आप 40 रुपये बचाना चाहते हैं तो आप क्या करें, MP ऑनलाइन की साइट पे खुद की भी आईडी बन जाती है जिसको सिटीजन यूजर कहा जाता है। तो सिटीजन यूजर से अपना रजिस्ट्रेशन कर लें और खुद अपना फॉर्म डाल दें, वो खुद अपनी नेट बैंकिंग या फोन पे से पेमेंट कर दें। तो इससे होगी आपको 40 रुपये की बचत और आपका जो शुल्क लगेगा वो लगेगा 1020 रुपये। तो अब आप देख लें, यदि 40 बचाना चाहें तो आप खुद कर लें इस काम को, अदरवाइज आप कियोस्क पे जाकर भी 1060 में ये काम कर सकते हैं। परीक्षा जो होगी वो 12 अक्टूबर को प्रारंभ होगी, 12 अक्टूबर से, और 2 बैच में चलेगी। एक सुबह 8 से 9 रिपोर्टिंग टाइम होगा जिसका, और दूसरे का रिपोर्टिंग टाइम होगा दोपहर 1 से 2 तक। तो अब आपको कौन सा टाइम मिलता है ये आपके प्रवेश पत्र में आएगा।
जो कर्मचारी चयन मंडल के जो निर्देश हैं सभी परीक्षाओं के लिए जो होते हैं वो सभी इस परीक्षा पे भी लागू होंगे कि आधार का पंजीयन वगैरह होना चाहिए, पैन कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो सब पूरी यहाँ लागू होंगी। पूरे नियम एज ए परीक्षार्थी जो चीजें एक सेंटर पे अपेक्षित की जाती हैं उन सब का पालन आपको भी करना होगा पूरी परीक्षा के दौरान। फिर जो भी मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वगैरह ये सब नहीं ले जाएंगे। परीक्षा ऑनलाइन होने वाली है तो पूरी ऑनलाइन मोड में ये संपन्न होगी। और अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहां पर जो पुस्तिका दी है, जो बुकलेट है, उसमें कोर्ट का जो पूरा आर्डर है उसका भी उल्लेख किया गया है, किस आर्डर के तहत ये कार्य किया जा रहा है, तो वो भी अभी आपकी स्क्रीन पे आएगा। ये देखिए, ये प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा नियम पुस्तिका और पाठ्यक्रम, तो इसमें ये वो पैरा लगा है, ऑपरेटिव पैरा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका पालन करते हुए उसके परिपालन में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है और 3 वर्ष के अंदर आपको पास करनी ही है। अब इस परीक्षा में प्राथमिक शिक्षक वाली जो बात हो रही है कि इस परीक्षा में समस्त शासकीय विद्यालयों के, समस्त शासकीय विद्यालय प्राथमिक स्तर के, मतलब जो प्राथमिक शिक्षक हैं कौन कौन, सहायक शिक्षक हो सकते हैं, प्राथमिक शिक्षक हो सकते हैं, सहायक अध्यापक या संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 या प्रयोगशाला सहायक या प्राथमिक शिक्षक विज्ञान वाले या सहायक शिक्षक विज्ञान वाले, इन सबको सम्मिलित होना है। वो सब हो सकेंगे जिनके द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण जिन्होंने नहीं की है, वो सब ये देंगे। इसके अलावा जो अशासकीय विद्यालय हैं, वहां जो प्राइमरी में जो टीचिंग कर रहे हैं वो लोग भी यदि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है तो पात्रता परीक्षा के रूप में इसको पास कर सकते हैं। अब इसमें जो होगा, परीक्षा केंद्र जो कर्मचारी चयन मंडल निर्धारित करेगा वो परीक्षा केंद्र होंगे। और इसमें आपको क्वालिफाइड होने के लिए जो क्राइटेरिया है वो होने वाला है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 50% और अन्य को होगा 60%। तो जैसे 150 नंबर की परीक्षा है तो जो अन्य है वो 60%, मतलब 90 अंक यदि आपके आते हैं तब आप इसको क्वालिफाई कहलाएंगे। अब प्राथमिक शिक्षक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो क्या होने वाला है, तो 150 अंकों का प्रश्न पत्र होने वाला है, 2.5 घंटे का होगा, 1 अंक का एक प्रश्न, यानी 150 नंबर की परीक्षा। नेगेटिव जो मार्किंग है वो इसमें नहीं होगी, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। अभी बीच में कुछ खबरें चल रही थी, र्यूमर्स चलते रहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होना है, ऐसा र्यूमर एक चल रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये यहां पर क्लियर है। परीक्षा MCQ होगी, मतलब बहुविकल्पीय, आपको केवल टिक लगाने हैं। और जो विषय वस्तु होगी इसमें बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, इसके 30 प्रश्न होंगे, फर्स्ट लैंग्वेज इसके 30 प्रश्न, सेकंड लैंग्वेज इसके 30, गणित के 30 और पर्यावरण अध्ययन के 30, टोटल हो जाते हैं 150। तो इस प्रकार से प्रश्नों का स्वरूप होगा। अब इनका जो डिटेल सिलेबस है कि बाल विकास के अंतर्गत क्या क्या आएगा और जो लैंग्वेज है उनके अंदर क्या क्या आएगा, तो वो सब यहाँ इस बुकलेट में आपको मिल जाएगा। तो आपके ऊपर जो लागू हो उसको देख लें, उससे संबंधित पुस्तकें वगैरह या जो भी मटेरियल है उसको इकट्ठा कर लें। कुछ मटेरियल जो विमर्श पोर्टल है वहाँ भी डाले गए हैं कुछ वीडियोज़, वहाँ से हेल्प ले लें, अपनी तैयारी करें और आप सब क्वालिफाई करेंगे। बिल्कुल इसमें कहीं कोई शक अपने मन के अंदर ना रखें, क्योंकि विभाग को परीक्षा लेना था तो लेना है और वो प्रक्रिया चालू हो गई है और वो होगी। ये हम अब अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि जो कुछ भी हम अभी विगत कुछ 6-8 माह से जो चल रहा था पूरा घटनाक्रम, उसका कहीं ना कहीं अब पटाक्षेप हो चुका है। और जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है तो इसे भी उत्तीर्ण करना है। इसका जो ऑपरेटिव पैरा है वो यहाँ पर लगा हुआ है, जो कोर्ट का डिसीजन है माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो यहाँ पर लगा हुआ है। और इसमें भी जो क्वालिफाइड होने के लिए जो अंक है, SC ST OBC जो दिव्यांग हैं वो साथी और आर्थिक रूप से कमजोर EWS जो है वो 50% में क्वालिफाई होंगे और बाकी सब 60%, मतलब 150 में से 90 नंबर लाने हैं आपको। अब यहाँ पर भी 150 अंक का प्रश्न पत्र है, 2.5 घंटे का होगा, MCQ होंगे बहुविकल्पीय, 1 अंक का एक प्रश्न होने वाला है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चाहे वो पात्रता परीक्षा प्राथमिक शिक्षक की हो चाहे वो माध्यमिक शिक्षक की हो। अब यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक वाली जो पात्रता परीक्षा है वो 2 भागों में बटी होगी, भाग आ और भाग बा। भाग आ जो है वो होगा 30 नंबर का
और भाग बा जो होगा वो होगा 120 नंबर का। तो भाग आ जो 30 नंबर वाला है उसमें पहली लैंग्वेज होगी, वो हिंदी या संस्कृत हो सकती है, और 8 प्रश्न वहां पर मिलेंगे। दूसरा है दूसरी भाषा, सामान्य अंग्रेजी होगी, 5 प्रश्न उसके होंगे। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स जो हैं, समसामयिक घटनाक्रम या जो रीजनिंग वगैरह है उनके भी प्रश्न होंगे, लगभग 7 प्रश्न। और जो पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र, उसके होंगे 10 प्रश्न। टोटल हो जाते हैं 30। अब बचते हैं 120 भाग बाकी। अब 120 जो प्रश्न होंगे वो ये नीचे आपको सब्जेक्ट मिल रहे हैं 7। कौन कौन से? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो इसमें से जो ग्रेजुएशन पे आपका मेन सब्जेक्ट है उसमें से एक सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ेगा। या ऐसे मान लें कि जो जिस विषय से आपकी नियुक्ति है, मान लीजिए कि आप विज्ञान वाले हैं तो आप यहां पर विज्ञान को चुनेंगे, आप गणित वाले हैं तो आप गणित को यहां पर चुनेंगे। अब एक संशय फिर उठता है कि जिन साथियों को उच्च पद प्रभार मिल गए हैं क्या उनको देनी है या नहीं देनी? तो साथियों, उच्च पद प्रभार एक व्यवस्था थी, एक अस्थायी प्रक्रिया थी जो कार्य सुविधा की दृष्टि से की गई थी। तो आपको परीक्षा देनी ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। वो कौन सी परीक्षा देनी है? आपका मूल पद जिस विषय का था। मान लीजिए कि आपकी नियुक्ति जो थी वो माध्यमिक शिक्षक गणित विषय के रूप में हुई थी, और अभी आपको उच्च पद प्रभार मिल गया है उच्च माध्यमिक शिक्षक रसायन शास्त्र का। तो अब आप जो पात्रता परीक्षा देंगे वो आपको देनी पड़ेगी, काहे की? वो देनी पड़ेगी आपको माध्यमिक शिक्षक गणित विषय के लिए, क्योंकि आपकी जो नियुक्ति है वो काहे से है? गणित से है। तो इसमें कोई संशय ना पालें, उच्च पद प्रभार वालों को देनी ही पड़ेगी। तो वो भी अपनी तैयारी करें और मूल विषय के साथ करें जिससे उनकी नियुक्ति है। हो सकता है वो 10-20 साल से दूसरे सब्जेक्ट यदि पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा भाई अपने मुख्य विषय की तरफ जरूर मुड़ जाएं, क्योंकि 120 नंबर की परीक्षा तो उसी विषय से देनी है। तो इसके साथ इस प्रकार की पूरी ये जो सिलेबस है वो होने वाला है। अब इसमें लिखा है कि प्रश्न पत्र के भाग बाकी विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। आप समझिए इस चीज को, यानी जो आपका सब्जेक्ट आने वाला है 120 नंबर का, उसके क्वेश्चन का जो लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल होगा, और जो आपका भाग आ है उसका जो लेवल है वो हायर सेकेंडरी स्कूल का लेवल होगा। यानी आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल का आएगा, तो उस हिसाब से उसकी कठिनाई का स्तर होने वाला है। तो अपनी तैयारी को उस दिशा से आपको करना होगा ताकि आप अच्छे अंक ला पाएं। अच्छे क्या, 90 अंक लाना है आपको जनरल कैटेगरी में यदि हैं, और यदि SC ST OBC WS या अन्य कैटेगरी से हैं तो 50% यानी लगभग 80 अंक आपको लाने होंगे। तो उस हिसाब से आप क्वालिफाइड कहलाएंगे। इसमें कोई रैंकिंग की बात नहीं है, कोई मेरिट की बात नहीं है, केवल इसको क्वालिफाई करना है। तो 50% और 60% ये अंक आने ही चाहिए, तभी कार्य होगा। अब जो डिटेल सिलेबस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। भाषा के लिए क्या होगा, हिंदी में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या, तो ये तो सब आपको मिल जाएगा, बुकलेट आपके पास होगी। तो जो भाग आप पे लागू हों, आपके काम के हों, उतने सिलेबस को आप इकट्ठा कर लें, और इकट्ठा करने के बाद उसका मटेरियल भी ढूंढ लें, पढ़ेंगे कहाँ से। तो उसकी तैयारी के लिए जो भी पुरानी पुस्तकें वगैरह हैं तो वो, या जो विमर्श पे जो वीडियोस हैं वो देख लें, या अपने स्तर से जहां से आपको उचित लगता है तैयारी को शुरू कर दें। अब परीक्षा संचालन के कुछ नियम निर्देश दिए हैं, तो ये पूरे नियम निर्देश वही लागू होने वाले हैं जो एक हर परीक्षा में लागू होते हैं। इसमें कोई विशेष नियम नहीं है। तो जो नियम होते हैं, आवेदन पत्र ऑनलाइन जाएगा, आपको अपनी जो शैक्षणिक अर्हता वगैरह है वो सब चेक करनी है, उसके आधार पर करना है। जिस पद की पात्रता के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पर आपको सेवारत होना चाहिए। कोई यदि गलत जानकारी आप देते हैं तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन तो कैंसिल होगा ही होगा, एक दूसरा काम और होगा। यदि कोई जानकारी छुपा के आप काम कर देते हैं तो एप्लीकेशन तो निरस्त हो जाएगा, साथ में डिपार्टमेंट आप पे कार्रवाई भी करेगा। दंडात्मक कार्रवाई संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी, तो इस बात को जरूर ध्यान रखें। आप एग्जाम हॉल में क्या लेके जाएंगे, तो वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा, वो लेके जाएं। एक काले रंग का बॉल पॉइंट पेन ले जाएं जिससे आपको सिग्नेचर करने, बाकी परीक्षा तो पूरी होना है कंप्यूटर पे। तो आप थोड़ा सा, जो साथी हमारे कंप्यूटर नहीं चलाते हैं तो उनको एक सुझाव होगा कि वे थोड़ा बहुत कंप्यूटर पे कार्य करके अवश्य देखें, ताकि जब वहां पर जाएं एग्जाम देने तो अनकंफर्ट ना रहें।
वहां पर थोड़ा सा, क्योंकि यदि आप अनकंफर्ट हैं तो कई सारी चीजें स्किप आते हुए भी स्किप हो जाती हैं, गलती से भूलवश त्रुटिवश हम गलत उत्तरों पर क्लिक कर देते हैं। तो थोड़ा सा ऑनलाइन परीक्षा को समझ लें कैसी होती हैं। ऑनलाइन कई सारी वेबसाइट हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल कराती हैं, उन पर कर लें। और मेरा ऐसा मानना है कि कुछ दिन बाद कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा भी मॉक टेस्ट का ऑप्शन भी वहां पर चालू किया जाएगा, जिसमें आप करके देख सकें। तो उसे आप करके जरूर देख लें साथियों, बेसिक चीज़ों को समझ लें। कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें जो साथी हमारे नहीं चलाते उनके लिए कह रहा हूं, जो लोग जानते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है कि वो बेसिक सीपीयू कौन सा होता है, पावर ऑन कैसे करते हैं, पावर ऑफ कैसे करते हैं, ये सब बटन स्विच वगैरह थोड़ा सा एक आइडिया उनको होना चाहिए। क्योंकि जब एग्जाम देने बैठे तो कोई भूल से, कोई त्रुटि से, गलती से कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमारा सिस्टम बंद हो जाए और कोई समस्या में हम आ जाएं। तो और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको लेके नहीं जाना है। तो और आपको क्या क्या मिलेगा, तो जो व्यापम की बाकी परीक्षाओं के लिए, सॉरी बार बार पुराना नाम याद आ जाता है, कर्मचारी चयन मंडल की जो बाकी परीक्षाएं हैं उनमें जो भी सुविधाएं अभ्यर्थियों के लिए दी जाती हैं तो वो सभी यहाँ पर भी लागू होंगी। प्रवेश पत्र आपके ऑनलाइन आएंगे, ऑनलाइन आपको डाउनलोड करना है, आपको एप्लीकेशन नंबर रखना होगा और वो डाउनलोड करके आप उसको लेके जाएंगे एग्जाम सेंटर पर। वहां पर आपका आधार से वेरिफिकेशन होगा। तो एक चीज वहां ध्यान रखने वाली ये होगी कि हम लोग क्या करते हैं, आधार के बायोमेट्रिक को लॉक करके रखते हैं। तो यदि आपने आधार को बायोमेट्रिक लॉक करके रखा है तो एग्जाम देने जब जाएं तो उससे पहले उसका बायोमेट्रिक लॉक जरूर खोल के जाएं। तो जो करते होंगे तो वो एम आधार एक ऐप होता है, वहां से होता है। तो यदि आपने किया है, अदरवाइज आपका यदि ओपन है तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संभवतः फ्रॉड वगैरह के चक्कर में हम लोग लॉक करके रखते हैं, तो वो थोड़ा सा देख लें। बाकी प्रश्नों को चैलेंज भी किया जा सकता है, कोई प्रश्न गलत वगैरह है और यदि ऐसा है तो फिर वो प्रश्न यदि कैंसिल होता है तब मार्किंग किस प्रकार से बदल जाएगी उसका नमूना ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये सब आपको वहाँ पर चैलेंज करना होगा। परीक्षा के दौरान यदि आप कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो अलाउ नहीं है वो लेके आते हैं तो जो नकल का प्रकरण होता है वो आप पे भी बनेगा। जोर से चिल्लाना, बोलना, काना फूसी, इशारे वगैरह यदि आप करते हैं तो ये सब प्रतिबंधित है और इस पर दंड का भी प्रावधान रहेगा। आप पे यूएफएम का प्रकरण बनाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा सबको समझने वाली बात होगी। परीक्षा परिणाम जो होगा वो ईएसबी की वेबसाइट पे आ जाएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आप क्वालिफाइड हैं। नहीं का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं तो मानता हूं कि हम सभी क्वालिफाइड होंगे और बहुत अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाइड होंगे। तो और जो दस्तावेज वगैरह लगने हैं फॉर्म के साथ, तो कलर फोटो आपका लगेगा, आपके सिग्नेचर लगेंगे और स्वयं की हस्तलिपि, एक आपकी हैंड राइटिंग में ईएसबी एक पैरा देता है, उसको लिख के हमको अपलोड करना होता है। जन्म तिथि के आपके प्रमाण के लिए आपकी अंक सूची लगेगी, तो 10वीं की अंक सूची, या जो पुरानी जिन लोगों की जन्म तिथि 12वीं की अंक सूची में थी तो वो 12वीं की लगाएंगे। यदि आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और उसका लाभ लेना चाहते हैं तो संबंधित, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, तो संबंधित आपको जो प्रमाण पत्र है सक्षम अधिकारी का जारी वो आपको लगाना पड़ेगा। मूल नियुक्ति आदेश स्कैन करके अपलोड करना होगा और उसका आदेश क्रमांक, दिनांक और कार्यरत स्थल के डाइस कोड को भी आपको भरना होगा। और हम शासकीय सेवा में हैं तो हमारी यूनिक आईडी का भी कॉलम होगा, या आईएफएमएस जो कोड होता है, ट्रेजरी कोड है, वो हमको भरना होगा। निजी विद्यालय के जो टीचर हैं उनके लिए आईएफएमएस कोड या यूनिक आईडी की आवश्यकता नहीं होगी। और लास्ट में फिर हम अपनी जो स्व हस्तलिपि वाली बात थी उसमें ये घोषणा लिखेंगे और लिखने के बाद इसको अपलोड करेंगे। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म भर जाएगा। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है। जब भरना प्रारंभ हो जाएंगे तो एक छोटे से वीडियो से हम वो भी आपसे शेयर कर देंगे कि किस प्रकार से आपको भरना है। तो साथियों, मुझे लगता है कि लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। तो अब अनावश्यक र्यूमर्स पर चर्चा करने और उन पर डिस्कशन करने या उन संभावनाओं को तलाशने की आवश्यकता मेरे हिसाब से तो अब नहीं है। तो अब चूंकि ये विज्ञापन आ गया है तो इस दिशा में ही सोचें और ये करना ही है। तो आप लोग थोड़ा सा इस तरफ फोकस करके इस काम को कर लेंगे। हाँ, थोड़ा सा ये है कि अभी जो स्टार्टिंग हुई है ये जो परीक्षा की, तो इस राउंड में कितने लोगों को अलाउ किया जा रहा है आवेदन के लिए, हो सकता है उसका क्लैरिफिकेशन आ जाए। हो सकता है कि पहले बैच में 1998 से 2003 तक वाले आवेदन कर देंगे, अगला जो आएगा उसमें आगे वाले कर देंगे, या हो सकता है कि इसी में 1998 से 2009 तक के जितने हैं सभी आवेदन कर दें, फिर उनकी परीक्षा चलती रहेगी। तो जैसी भी सुविधाजनक होगी वो चीज़ें विभाग के द्वारा कुछ 1-2 दिन 4 दिन में स्पष्ट कर दी जाएंगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब आने वाले 1-1.5 महीने में हम टीईटी से संबंधित भी बहुत सारे वीडियोस
बहुत सारी जानकारियां जो आपके मेरे सबके हित की होंगी और जिनसे हमें फायदा होगा उनको शेयर करेंगे। तो धन्यवाद साथियों।